ये सब क्या है विकास? ये तो वो डिजाइन है ही नहीं जो मैंने सिलेक्ट किया था। आखिर पेंटर को ये डिजाइन किसने दिया है? या फिर उन्होंने अपने मन से ही काम किया है? मैं अभी जाकर उनसे बात करती हूँ। अरे रुक जा बहू, तू इतनी जल्दी गुस्सा क्यों हो जाती है? गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ माँ जी? हमारा कमरा सजाने का मेरा कितना मन था और उसके लिए मैंने कितने अच्छे अच्छे डिजाइन भी पसंद किए थे। और अब देखिए, पेंटर ने ये क्या किया है मेरे कमरे के साथ। तो मैं गुस्सा नहीं होऊंगी तो क्या करूंगी? अरे बहू, पेंटर ने अपने मन से कुछ भी नहीं किया है। अरे ये डिजाइन तो मैंने और चारू ने पसंद किया है। वो दरअसल हम दोनों को तुम्हारा डिजाइन अच्छा नहीं लगा, और जबकि तूने वो डिजाइन इतनी मेहनत से पसंद किया था, तो तुझे दोबारा परेशान करना हमें ठीक नहीं लगा। इसीलिए हमें जो अच्छा लगा हमने वही करवा दिया। और भाभी, ये डिजाइन भी बहुत अच्छा लग रहा है, एक बार अच्छे से देख लो आप। लेकिन अगर आप अपनी पसंद से करवा भी रहे थे तो कम से कम एक बार तो मुझे बता दिया होता ना। और वैसे भी ये कमरा मेरा और विकास का है, तो यहाँ पर सब हमारी ही पसंद से होना चाहिए ना। अरे माना कि कमरा तुम्हारा है, लेकिन घर तो हम सबका ही है ना। और मैंने विकास को पहले ही बता दिया था। तब विकास ने ही कहा कि जैसा हमें ठीक लगे हम वैसा कर सकते हैं। हाँ पूजा, और एक रूम की ही तो बात थी, तो तुम इतनी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो? और सच कहो, माँ की पसंद बहुत अच्छी है। ठीक है, जब आप लोगों ने अपनी पसंद से कर ही लिया है तो मुझे क्या ही परेशानी होगी। पूजा को अपने ससुराल वालों की बार बार दखलंदाजी पसंद नहीं आती, लेकिन वो उन लोगों को कुछ भी नहीं कहती। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। अरे माँ जी, चारू, कहाँ पर हो आप? जल्दी आओ ना यहाँ पर। पूजा की आवाज से सभी लोग हॉल में आते हैं। अरे क्या हुआ बहू, क्यों भी इतना चिल्ला रही है तू? देखिए माँ जी, आज मैं और विकास मूवी डेट के लिए जा रहे हैं। अरे वाह भाभी, तो हम भी चलेंगे आपके साथ। अरे नहीं नहीं, इसीलिए मैं अभी आपको बता रही हूँ कि आज मैं और विकास ही जा रहे हैं, और हम सब मिलकर किसी और दिन जाएंगे। लेकिन अगर आज हम दोनों चले गए तो इससे आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? अरे नहीं बहू, इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? अगर तुम दोनों बाहर घूमने जाओगे तो उससे तो हमें अच्छा ही लगेगा। और हाँ, घर की चिंता मत करना और खूब एंजॉय करना। हाँ भाभी, आज मैं आपको तैयार करूंगी, वो भी एकदम सुंदर। आपके लिए ड्रेस भी मैं ही निकालूंगी। ठीक है चारू? फिर शाम के समय विकास और चारू दोनों तैयार हो जाते हैं। वाओ भाभी, आप तो बहुत ही सुंदर लग रही हो। कहीं मेरी ही आपको नजर ना लग जाए। शुक्रिया चारू। वैसे मैंने तुम्हारा और माँ जी का खाना बना दिया है, तो आप दोनों खा लेना। तुम दोनों तैयार भी हो गई क्या? हाँ माँ जी, अच्छे लग रहे हैं ना हम? हाँ बहू, तुम दोनों तो बहुत अच्छे लग रहे हो। लेकिन मुझे माफ करना, वो मेरे दिमाग से निकल ही गया कि आज तुम दोनों बाहर कहीं नहीं जा सकते। लेकिन माँ, अचानक से आप मना क्यों कर रही हो? हाँ माँ जी, सुबह तो आपने ही कहा था ना कि आपको हमारे जाने से कोई परेशानी नहीं है। फिर अब आप अचानक से मना क्यों कर रही हो? प्लीज माँ जी, मना मत करो ना। इतने दिनों से हम बाहर कहीं नहीं गए हैं, इसीलिए आज मेरा बहुत मन है। मुझे पता है बहू कि तुम दोनों को बाहर जाने का बहुत मन कर रहा है, और सच कहूँ तो तुम्हें ऐसे मना करने में मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन अब मैं भी क्या कर सकती हूँ? आज ग्रहण है, और ग्रहण में ऐसे बाहर नहीं निकलते हैं, और आज के दिन तो बाहर का कुछ खाते भी नहीं है, और इसीलिए मैं तुम्हें मना कर रही हूँ। अब ये तो आपको पहले ही पता होना चाहिए था ना माँ जी। और वैसे भी आप इन सब में कहाँ मानती हो? हाँ, माना कि मैं इन सब में नहीं मानती, लेकिन अपने बच्चों की चिंता तो होती ही है ना। और मैं कहाँ तुम दोनों का बुरा चाहती हूँ। मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम दोनों बस खुश रहो, सुखी रहो। हाँ भाभी, माँ सही कह रही है। और वैसे भी आप कहाँ भागी जा रही हो?
भैया भी तो यहीं पर है, तो ये प्लान किसी और दिन बना लो ना। हाँ पूजा, हम कभी और चलेंगे। अगर माँ को हमारे बाहर जाने से इतना डर लग रहा है तो आज तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, फिर कभी चलेंगे। हाँ बहू, किसी और दिन चले जाना। उस दिन भी तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। प्लीज इस बार मेरी बात मान ले। ठीक है माँ जी, अगर आप सब लोग यही चाहते हो कि हम कहीं बाहर ना जाएं, तो ठीक है, हम नहीं जाएंगे। घर वालों की बार बार दखल अंदाजी के कारण पूजा को विकास के साथ समय ही नहीं मिलता, जिस कारण वो काफी परेशान रहने लगती है। ऐसे ही एक दिन, अरे क्या बात है बेटी, शादी के बाद तो जैसे तू अपनी माँ को भूल ही गई है। आज कितने दिनों बाद तूने फोन किया है, क्या बात है? आज मेरी याद कैसे आ गई? अरे क्या माँ, आप भी, आप तो ऐसे कह रही हो जैसे कि मैं आपको याद ही नहीं करती। अच्छा बाबा ठीक है, अब बोल, तेरी आवाज इतनी धीमी क्यों आ रही है? सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। आप कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, लेकिन तू सच सच बता, कुछ हुआ है क्या? किसी से कोई झगड़ा तो नहीं हुआ ना? अरे नहीं माँ, वैसे तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर सब लोग हमारे पास ही होते हैं। विकास और मुझे अकेले में समय मिलता ही नहीं है। देखिए, मुझे परिवार से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक पति और पत्नी को थोड़ा समय तो मिलना ही चाहिए ना। हाँ तो तू इसमें इतना निराश क्यों हो रही है? देख बेटा, परिवार में ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती ही रहती है, तनाव होता रहता है, लेकिन तू अपना दिल छोटा मत कर। सब ठीक हो जाएगा बेटा। पर अब मैं क्या करूँ माँ? अगर मैं अपनी बात साफ साफ कह दूँ तो उन लोगों को बुरा न लग जाए। अरे अब तेरी सास और ननद को पता ही होगा ना कि एक पति पत्नी को थोड़ा समय देना चाहिए, तो तू ऐसे कैसे बोल सकती है? और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तुझे ही कोई गलतफहमी हुई हो। गलतफहमी का तो पता नहीं माँ, लेकिन मुझे जो महसूस हो रहा है मैं तो बस वही आपको बता रही हूँ। ठीक है बेटा, मैं तेरी बात समझ सकती हूँ, लेकिन तू थोड़ा शांत हो जा और सोच समझ कर कोई भी फैसला ले। और क्या पता कि ये बात तुझे ही गलत लग रही हो, इसीलिए तू थोड़ा इस पर विचार कर। और अगर वापस तुझे यही लगे तो ये बात तू तेरे पति से करना, शायद वो तेरी बात अच्छे से समझ जाए। हाँ माँ, शायद आप सही कह रही हो, मुझे अब उससे ही बात करनी चाहिए। पूजा को अपनी माँ से बात करके अब अच्छा लगता है। ऐसे ही एक दिन, अरे बहू, वो मेरी बहन है ना, उसकी बहू के गोद भराई का फंक्शन है, तो उसने हम सबको बुलाया है। विकास को तो ऑफिस में बहुत सारा काम है, इसलिए वो हमारे साथ नहीं आ पाएगा, इसीलिए हम तीनों ही चलेंगे। नहीं माँ जी, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, आप तो नहीं चले जाओ ना। वैसे भी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। अरे आपकी तबीयत को क्या हुआ भाभी? और आपने पहले क्यों नहीं बताया? एक काम करो माँ, आप ही चली जाओ, मैं भाभी के साथ यहीं पर रुक जाती हूँ। अरे नहीं चारू, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान रख लूंगी। लेकिन माँ जी अगर अकेली जाएगी तो उन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए आप भी उनके साथ चले जाओ। अब चारू भी शोभा के साथ फंक्शन में चली जाती है। चलो अच्छा हुआ जो चारू भी माँ जी के साथ चली गई। आज तो मैं कुछ रोमांटिक प्लान करती हूँ। और भगवान जी, मुझे माफ करना कि मैंने झूठ बोला, लेकिन इससे अच्छा मौका मुझे कभी नहीं मिलता। पूजा पूरे घर को सजाती है, लेकिन कुछ देर बाद उसे दरवाजा खटखटाने की आवाजें आती हैं। और जब पूजा दरवाजा खोलती है तभी आप दोनों, अरे ये सब क्या है बहू? तूने तो कहा था कि तेरी तबीयत खराब है, और यहाँ पे तो तूने पूरा घर सजाया है, बाहर से भी खाना मंगवाया है। अरे हमें तो तेरी चिंता हो रही थी, इसीलिए हम वापस आ गए, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही चल रहा है। माफ करना माँ जी, लेकिन मैं तो बस विकास के साथ थोड़ा समय बिताना चाहती थी, इसलिए मैंने आपसे झूठ बोल दिया। आपको ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था भाभी।
अरे थोड़ा समय क्या, आप तो भैया के साथ पूरी जिंदगी बिताने वाली हो। लेकिन अगर आप हमारे साथ फंक्शन में चली आती तो क्या बिगड़ जाता आपका? बस एक दिन की तो बात थी। पूजा के पूरे प्लान पर पानी फिर जाता है। ऐसे ही दिन निकल रहे थे और इन सब हरकतों की वजह से पूजा अब काफी चिड़चिड़ी हो गई थी। ये देख भारती, ये रही मेरी बहू की एल्बम। और वो क्या कहते हैं, हाँ, प्री वेडिंग शूट, उसी के फोटोज है ये। हाय हाय, अरे इसमें तो ये दोनों कैसे चिपक के खड़े हैं। अपनी पसंद से शादी हुई है क्या? अरे इन्हें देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये शादी माँ बाप की पसंद से हुई है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे ये एल्बम तो आज के जमाने का है, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। तभी वहां पर पूजा आ जाती है और ये सब देखकर उसे काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। ये क्या है माँ जी, आप बस शादी की एल्बम दिखाती तो ठीक होता, लेकिन ये प्री वेडिंग शूट के फोटोज दिखाने की क्या जरूरत थी आपको? ये एल्बम सिर्फ लड़की और लड़के के लिए होती है। अरे थोड़ा तो प्राइवेसी को समझिए। अरे क्या तू भी बहू, हम तुझसे बड़े हैं और जो तुम अब करते हो वो सब हम कर चुके हैं। अब हमसे क्या छुपाना, और नहीं तो क्या। अरे अब तू हमसे शर्मा रही है, लेकिन उस कैमरे वाले भैया के आगे तुम दोनों तो सामने ही खड़े थे, तब तुम्हें कोई शर्म नहीं आई क्या, जो अब इतना शर्मा रही हो? पूजा को पड़ोसियों की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो अपने कमरे में चली जाती है और ये सब पूजा से बिल्कुल भी सहन नहीं होता। फिर एक दिन, ये क्या है पूजा, चारू मुझसे बात कर रही थी और तुम मुझे सीधा कमरे में लेकर आ गई। अरे उसे कैसा लगा होगा, उसके बारे में तुमने सोचा नहीं क्या? अरे किसे कैसा लगा होगा ये सब मुझे बातें नहीं करनी है। मैं अपनी बात बताना चाहती हूँ कि मुझे कैसा लगता है। देखिए विकास, आपका परिवार बहुत अच्छा है और इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपके परिवार वाले बार बार ये क्यों भूल जाते हैं कि हम शादीशुदा हैं? तो ये लोग हमें समय देने की बजाय बार बार हमारी प्राइवेसी को चोट क्यों पहुंचा रहे हैं? ये तुम क्या कह रही हो पूजा? सब इतने अच्छे से तो रह रहे हैं। मुझे जहां तक पता है तो अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं किया है, तो तुम ये सब क्या बोल रही हो? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। देखो, हम दोनों पति पत्नी हैं और अगर हमें कहीं जाना हो तो माँ जी किसी कारण से हमें मना कर देती है। हम तो घर पर भी कोई प्लान नहीं बना पाते और रात में जब हम कमरे में होते हैं तभी बार बार हमें कोई ना कोई डिस्टर्ब करता ही रहता है। तुम्हें ये सब ठीक लगता है क्या? क्योंकि मुझे तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। अच्छा, तो ये है तुम्हारी प्रॉब्लम। अरे तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? पर कोई बात नहीं, अब तुम चिंता मत करो। अरे आज तक तुम प्लान बनाया करती थी, लेकिन आगे से मैं भी कोशिश करूंगा कि हम दोनों अकेले में थोड़ा समय बिता पाए। चलो अच्छी बात है कि तुम मेरी बात समझ गए। अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, और अगर मैं ही तुम्हारी बात नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा भला? अब विकास भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने लगता है। फिर कुछ दिनों के बाद जब पूजा और विकास एक बड़ी होटल में जाते हैं, तभी, अरे पूजा, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? मुझे पता था कि आप भूल जाओगे और इसीलिए मैंने प्लान बना लिया। आज हमारी शादी को 6 महीने हो गए हैं, तो इतने खास दिन को तो मनाना बनता ही है ना। अरे हाँ, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया। लेकिन अच्छा हुआ जो तुमने मुझे पहले ही घर पर झूठ बोलने के लिए कह दिया। अब घर पर किसी को कोई शक नहीं होगा। थोड़ी ही देर में केक भी आ जाएगा। वैसे मैंने तुम्हारे लिए कुछ और भी सोचा है। वाह पूजा, तुम इतना सब कुछ अकेले कैसे संभाल सकती हो? फिर थोड़ी ही देर में केक आ जाता है और अब पूजा और विकास केक काटने ही वाले होते हैं कि तभी वहां पर चारू अपनी सहेली के साथ आ जाती है। हैप्पी 6 मंथ एनिवर्सरी भैया भाभी। आपको क्या लगा, अगर आप हमें कुछ बताओगे नहीं तो हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा? वैसे माँ भी आ रही है, रास्ते में ही होगी वो। क्या?
माँ जी भी आ रही है। ओह गॉड, अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अब मिताली गुस्से में आकर पराग से बिना पूछे कार को बेच देती है और सुनार को पैसे देकर अपनी माँ के गहने वापस ले लेती है। और जब ये बात पराग को पता चलती है तभी वो बहुत गुस्सा हो जाता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत मिताली, तुमने मेरी कार बेच दी, वो भी मुझसे बिना पूछे। अरे निर्लज्ज लड़की, इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है तू? अपने पति की खुशियां तुझसे देखी नहीं जाती क्या? देखिए माँ जी, मैंने जो भी किया है बिल्कुल सही किया है। अरे आप दोनों को पता भी है क्या कि मेरी माँ ने कार के पैसे कहाँ से लाए थे? इन गहनों को बेचकर। ये सारे उनके गहने हैं। अपने दामाद का मान सम्मान करने के लिए उन्होंने ये कदम उठाने से पहले कुछ सोचा भी नहीं। अरे तो फिर तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? वो तेरे माँ के गहने हैं। अब वैसे भी बुढ़ापे में कौन सा पहनकर घूमने वाली है वो, इसीलिए बेच दिए होंगे। अब चुपचाप ये गहने मुझे दे दो, क्योंकि इन पर मेरा हक है। ये माँ जी ने मेरे लिए ही इस्तेमाल किए थे, इसलिए अब तुम ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। दिखाऊंगी मैं, और मुझे ये करने से कोई नहीं रोक सकता। इतना कहकर मिताली अपने मायके चली जाती है और इंदु को उसके गहने वापस कर देती है। जब ये बात शैलेश और नैनतारा को पता चलती है तब वो दोनों भी हैरान रह जाते हैं। अरे माँ जी, आपने तो मुझे कहा था कि आपके पास जमाए हुए काफी पैसे हैं। इसका मतलब आपने मुझसे झूठ बोला और इसीलिए तुम हीरालाल के बेटे की शादी में नहीं आ रही थी। इंदु, तुम्हें ये सब करने से पहले सोच तो लेना चाहिए था। और नहीं तो क्या माँ, मैं तो आपको तभी बोलने वाली थी जब आपने पराग की फरमाइश के लिए हाँ कर दी, लेकिन मुझे लगा कि जाने दो। आपने हाँ की है इसका मतलब शायद होंगे आपके पास पैसे, लेकिन आपने तो अपने गहने बेच दिए माँ। और ये सारे गहने आपकी शादी के पुश्तैनी गहने हैं। इनकी कीमत से ज्यादा महत्वपूर्ण इनसे जुड़े हुए भाव है माँ। और अच्छा ही हुआ जो मुझे सुनार से सब पता चला, वरना आप हमें कभी सच नहीं बताती। अरे चुप हो जा तू, तुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे ये आप क्या कह रही हो माँ? आप तो उल्टा मुझे ही डांट रही हो। अरे डांटू नहीं तो फिर क्या करूं? तेरी आरती उतारूं? तूने कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया है। अरे ऐसा कौन करता है? इतना भी किया तो वो हमारे दामाद जी है और उनकी खुशी का मान रखना हमारी जिम्मेदारी है, फिर चाहे वो कैसे भी क्यों ना हो। लेकिन माँ जी, जितना हो सकता है हमने उतना किया है ना। अब और क्या करे? अपना घर बार बेच दे क्या? हमने पहले ही उन्हें ज्यादा दहेज नहीं दिया था, इसीलिए मैंने सोचा कि जाने दो। दामाद जी ने खुद के मुंह से कुछ मांगा है, इसीलिए दे देती हूँ। गहने तो मैं फिर से बनवा लेती, लेकिन अभी के लिए उनकी इच्छा पूरी करना ज्यादा जरूरी था। अरे क्या इच्छा माँ? ये तो बस उनकी नौटंकी है। ज्यादा दहेज ना मिला इसीलिए ऐसे वसूल रहे हैं। बहुत चालाक है मेरे ससुराल वाले। वो जो भी हो, लेकिन ये गहने अब मैं नहीं रखूंगी। आपको रखने ही पड़ेगा माँ, आपको मेरी कसम, क्योंकि इन गहनों पर सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार है। ये लीजिए। फिर मिताली वो सारे गहने इंदु के हाथ में थमाती है और इंदु को उन्हें ना चाहकर भी रखना ही पड़ता है। अब ससुराल में लाजवती और पराग मिताली पर बहुत गुस्सा हुए होते हैं और इसीलिए लाजवती मिताली से बहुत ज्यादा काम करवाती है। देख मिताली, त्योहार शुरू होने वाले हैं, इसीलिए आज पूरे घर की सफाई कर दे, और वो भी एकदम अच्छे से। एक कचरा भी नहीं रहना चाहिए। मेरा घर एकदम टकाटक चमकना चाहिए। लेकिन माँ जी, मैं अकेली साफ सफाई कैसे कर पाऊंगी, वो भी पूरे घर की? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन घर की सफाई तो तुझे ही करनी पड़ेगी। और हाँ, आज शाम को मेरी सहेलियां आ रही है, तो शाम का नाश्ता भी तुझे ही बनाना है, और रात के खाने में भी अलग अलग पकवान बनाना। पर माँ जी, आपको तो पता है ना कि आज शाम मुझे बाहर जाना है।
मेरी सहेली के पति का जन्मदिन है और उसने तो हम सबको बुलाया है। अरे बेशरम लड़की, तेरी सहेली के पति का जन्मदिन जरूरी है या फिर तेरी सास ने कहा हुआ काम? दुनियादारी छोड़ के अपनी घर गृहस्थी संभाल। तुझसे और कुछ तो मांगेंगे नहीं, क्योंकि तेरी कोई हैसियत नहीं है हमें कुछ भी देने की। अब कम से कम अपना बहू का फर्ज ही निभा दे। देखिए माँ जी, आप मुझसे रिश्ते और उम्र में दोनों में बड़ी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 24 घंटे मुझे कुछ भी कहती रहो और मैं आपका सब सुनती ही रहूं। आपकी इज्जत करती हूँ, इसीलिए चुप हूँ, वरना मैंने आज तक किसी का इतना सुनकर नहीं लिया है। इसीलिए आप भी जरा सोच समझ कर बोलिए। अरे चल चल, अब ज्यादा बकर बकर मत कर और अपने काम कर। बड़ी आई मुझे सुनाने वाली, एक लाफा दूंगी तो तेरे कान सूज जाएंगे। चल जा अब। लाजवती की बातें सुनकर मिताली को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो फिर भी शांत ही रहती है। मैंने कार बेच दी, इसीलिए ये दोनों मेरे साथ इस तरह से पेश आ रहे हैं। पता नहीं कहाँ फंस गई मैं। कितनी उम्मीदें लगाई थी मैंने कि मेरा ससुराल ऐसा होगा, मेरा पति ऐसा होगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। फिर एक दिन, क्या? ये तू क्या कह रहा है बेटा? अरे क्या हुआ पराग, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अरे मिताली, हमारा घर जिस जमीन पर है उस जमीन को किसी अमीर बिजनेसमैन ने खरीद लिया है। इसीलिए मकान मालिक ने कहा है कि 3 से 4 दिनों में घर को खाली कर दो, क्योंकि वो सारे घर को तोड़ने वाला है और अब हमें कहीं और जाना होगा। हे भगवान, लेकिन इतने कम समय में हमें घर कहाँ पे मिलेगा? आजकल तो हर जगह कितना ज्यादा किराए लेते हैं। एक काम करते हैं, इसके पिताजी के घर में रहने जाते हैं। शैलेश भाई साहब का एक और घर है जो उन्होंने किराए पर दे रखा था, लेकिन अब वहां पर कोई भी नहीं रहता और ये बात मुझे अच्छे से पता है, इसीलिए हम वहीं पर जाकर रहते हैं। हाँ माँ, आपने एकदम सही कहा, हम वहीं पर जा सकते हैं और वो घर तो हमारा ही घर है ना, इसीलिए पापा जी हमें वहां पर रहने के लिए कुछ भी नहीं कहेंगे। ये बात तो है पराग, लेकिन हम जब वहां पर रहने जाएंगे तो हमें भी उतना ही किराया देना होगा जितना कि पहले वाले किराएदार देते थे। क्या? अरे भला ये क्या बात हुई? हम क्या कोई पराये लोग हैं क्या? और मेरा बेटा तेरे घर का दामाद है। अब जिस घर में अपनी बेटी रहती है उस घर का भी किराया लेंगे क्या शैलेश भाई साहब? हाँ तो उसमें क्या हुआ माँ, और हम वहां पर रहकर किराया नहीं देंगे तो ये बहुत गलत होगा, क्योंकि पापा को किराएदार मिल चुका है और ये बात मुझे उन्होंने पिछले हफ्ते ही बताई है। और वो नया किराएदार अगले महीने की 1 तारीख से वहां रहने भी वाला है। और जब अब हम वहां पर रहने जाएंगे तो पापा उस नए किराएदार को हमारे लिए मना कर देंगे, तो पापा का कितना नुकसान होगा ना। इसीलिए मैं कह रही हूँ, प्लीज पराग, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अरे हाँ बाबा, मैं समझ गया। अब बात की बात बाद में देखेंगे। फिलहाल हमें 3 से 4 दिनों में यहाँ का सामान वहां पर शिफ्ट करना है, बस सब सही से हो जाए। फिर पराग शैलेश से इस बारे में बात करता है और शैलेश भी उसे एक बार में ही हाँ कर देता है, जिसके बाद पराग, मिताली और लाजवती तीनों उस घर में रहने चले जाते हैं। फिर एक रोज जब मिताली पूरा दिन बाहर ही रहती है, तभी, हेलो पापा जी, इस घर में तो गीजर ही नहीं है और तो और यहाँ पर गर्म भी बहुत होता है, तो बस एक एसी और गीजर का बंदोबस्त हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। वो मेरी सैलरी अभी तक हुई नहीं है ना, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। ठीक है दामाद जी, कोई बात नहीं, मैं नया एसी और गीजर भिजवा देता हूँ। मेरे दोस्त की ही इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, उसके आदमी घर पर आकर लगा कर जाएंगे। अरे वाह, फिर तो बहुत बढ़िया होगा। धन्यवाद पापा जी, तुसी ग्रेट हो। अरे कोई बात नहीं दामाद जी, आप तो मेरे बेटे जैसे हो और आपका ख्याल रखना ही हमारा फर्ज है। अरे क्या पापा जी, आप भी ना। फिर शाम में मिताली के आने से पहले ही घर में नया एसी और गीजर लग जाता है। अरे वाह, क्या बात ही पराग, अचानक से ये नया गीजर और एसी ये सब तुमने लाया है? हाँ मिताली, इस घर में रहते हुए बहुत गर्म हो रहा था,
इसीलिए मैंने लगवाया। और गीजर इसीलिए लगाया क्योंकि माँ को तो गर्म पानी से ही नहाने की आदत है। हमें भले ही कैसे भी चल जाता है, लेकिन माँ को ठंडा पानी नहीं चलता। हाँ पराग, ये बात तो है। मिताली को बहुत खुशी मिलती है क्योंकि उसे तो ये लगता है कि वो सब पराग ने ही लाया है। ऐसे ही अब 1 महीना गुजर जाता है, लेकिन पराग शैलेश को किराया देता ही नहीं। पापा जी, वो मैं इस महीने का किराया अगले महीने के किराए के साथ ही दूंगा, क्योंकि मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है। इसीलिए मैंने अपने पैसे उसे दे दिए। मुझे लगा कि इस वक्त उन पैसों की ज्यादा जरूरत उसे है। अरे ठीक है दामाद जी, और ये आपने बिल्कुल सही किया। किराया बाद में दे दो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस बेचारे दोस्त की मदद करके आपने बहुत अच्छा किया है। जी पापा जी, आपका बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी परिस्थिति समझ के ली। अरे नहीं दामाद जी, इसमें शुक्रिया कहने जैसी कोई बात नहीं। लेकिन पराग की इस हरकत पे मिताली को बहुत गुस्सा आता है। मुझे तो लग रहा है कि पराग झूठ बोल रहा है। कल से ये कहीं गया भी नहीं है, ऑफिस की भी छुट्टी लेकर बैठा है। अगर इसके किसी दोस्त का एक्सीडेंट हुआ होता तो ये परेशान तो जरूर होता और उसे देखने के लिए हॉस्पिटल भी जाता। लेकिन ये महाशय तो यहाँ पर मस्त आराम फरमा रहा है। लेकिन अगले महीने अगर इसने किराया नहीं दिया तब तो ये पूरी तरह साफ हो जाएगा कि ये नाटक कर रहा है। और अगले महीने भी ठीक वैसे ही होता है। इस बार भी पराग शैलेश को किराया देता ही नहीं। और तभी, ये सब तुम्हारा क्या चल रहा है पराग? इस बार भी तुमने बहाना देकर पापा को किराया दिया ही नहीं। अरे ऐसे क्यों कर रहे हो तुम? अरे नहीं मिताली, मैं कोई बहाना नहीं दे रहा। मेरे पास वाकई में कोई पैसे नहीं है, इसीलिए मैं किराया नहीं दे पा रहा, वरना मैं पापा जी को पैसे जरूर दे देता। और तुमने मुझे समझ क्या रखा है जो तुम मुझसे इस तरह से बात करती हो? वही तो। और वैसे भी दामाद जी से किराया लेना अच्छी बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उन्हें किराए देने के लिए राजी हुए हैं। शैलेश भाई साहब को थोड़ा तो समझना चाहिए ना। देखिए माँ जी, अब फिर से वही बात लेकर मत बैठिए। बात यहाँ पर रिश्ते की है ही नहीं। पापा की पेंशन, इस घर का किराया और भैया की पगार, इन्हीं सब से घर चलता है। अब वो लोग तो चुप है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोग उनका फायदा उठाओ। अरे लेकिन अब तू यहाँ पर आ गई है तो तेरा आने जाने का खर्चा तो बच गया ना। तो फिर तू इतना गुस्से में तिलमिला क्यों रही है? हे भगवान, आपके तो मुंह लगना ही बेकार है माँ जी। मेरी माँ से तमीज से बात करो मिताली। जो मन में आए बोला मत करो, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बीवी हो। अरे मैं कुछ गलत नहीं बोल रही, इसीलिए ये सारी बातें तुम अपनी माँ से ही कहो, मुझसे नहीं। आप दोनों तो बस मुझसे बदला ले रहे हो क्योंकि मैंने वो कार बेच दी। हाँ, ले रहे हैं बदला। क्या कर लोगे तुम? इससे अच्छा वो कार बेचनी ही नहीं चाहिए थी ना। फिर आखिर क्यों बेची तुमने वो कार? देखो पराग, तुम मुझ पर इस तरह से आवाज चढ़ाकर बात नहीं कर सकते। मैं कोई एरी गैरी लड़की नहीं हूँ जो तुम्हारा कुछ भी सुनकर लूंगी। पता नहीं कहाँ पर आ गई हूँ मैं। आज तक मैंने अपनी जिंदगी में तुम्हारे जैसे लोग कभी नहीं देखे। जैसी माँ वैसा बेटा। तुम्हारी इतनी हिम्मत! गुस्से में पराग मिताली पर हाथ उठाने जा ही रहा होता है कि तभी वहां पर नैनतारा आ जाती है। रुक जाइए नंदोई जी, आप मेरी ननद पर हाथ नहीं उठा सकते। भाभी आप? नैनतारा पराग की तरफ गुस्से से देखती है और उसे देखकर तीनों चौंक जाते हैं। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलिए। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आंचल, तू यहाँ पर? हाँ झिलमिल दीदी, वो तेजेंद्र काका मुझे यहाँ पर लेकर आए। झिलमिल बहू, आंचल भी मेरी बेटी के समान है, और जब बेटी माना ही है तो पिता का फर्ज निभाने में कैसे पीछे हट सकता हूँ। अब से आंचल हमारे साथ ही रहेगी। ये आपने बहुत अच्छा किया। आओ बेटा, अंदर आओ। पापा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
झिलमिल बिटिया, धन्यवाद कहकर मुझे पराया महसूस मत करा। तुम दोनों तो मेरी ही बेटियां हो। तब आंचल उसी घर में रहने लगती है। फिर रात में झिलमिल अपने पिता की तस्वीर देखकर रोने लगती है। तभी विवेक उसे सांत्वना देता है। झिलमिल, रो मत यार, मैं हूं ना। तुम्हारे पापा की यही ख्वाहिश थी कि तुम्हारी और मेरी शादी हो जाए, और हमारी शादी होने के बाद ही उनका देहांत हुआ। उनकी ये इच्छा अधूरी नहीं रही, पूरी हो गई है। हाँ विवेक जी, वो तो है। और वैसे भी झिलमिल, तुम्हारे पापा भले ही इस दुनिया को छोड़कर गए हो, लेकिन उनका आशीर्वाद और प्यार तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा, है ना? हाँ विवेक जी, आप सही कह रहे हैं। पापा मेरे साथ ही है। विवेक जिस तरह से उसका ख्याल रखता है, यह देख झिलमिल को बहुत अच्छा लगता है। फिर 2 दिन बाद अचानक से जब विवेक सुबह उठता है, तभी वो सब कुछ देख पाता है। अरे ये क्या? मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई। ये तो चमत्कार ही हो गया। अरे वाह, मैं तो सब कुछ देख पा रहा हूँ। विवेक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। डॉक्टर ने बिल्कुल सही कहा था। मेरी आंखों की रोशनी वापस लौटने के 50% चांसेस है, और आज वो सच हो गया। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। अब मैं सबसे पहले जाकर अपनी झिलमिल को देखूंगा। झिलमिल, झिलमिल। फिर विवेक झिलमिल से मिलने जाता है, और तभी उसे आंचल दिखाई देती है, जिसे देखकर वो उसे झिलमिल समझ बैठता है। झिलमिल, देखो झिलमिल, मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ झिलमिल, मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ। तुम तो सच में बहुत खूबसूरत हो। जितना मैंने सोचा था उससे भी कई ज्यादा सुंदर हो। लेकिन मैं झिलमिल। तभी वहां पर उसके माता पिता आते हैं। माँ पापा, देखो ना, मेरी आंखों की रोशनी लौट आई है। इतना कहकर विवेक आंचल को गले से लगाता है, और यह देखकर तेजेंद्र को बहुत गुस्सा आता है। विवेक, तुम जिसे झिलमिल समझ रहे हो, वो झिलमिल है ही नहीं, बल्कि वो तो उसकी छोटी बहन यानी तुम्हारी साली आंचल है। ये है झिलमिल। क्या? हाँ विवेक जी, मैं हूँ आपकी पत्नी झिलमिल। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम मेरी बीवी कैसे हो सकती हो? अरे तुम तो कितनी बदसूरत हो। मुझे लगा था कि तुम बहुत सुंदर होगी, बिल्कुल अपनी बहन आंचल की तरह, लेकिन तुम तो 1% भी अपनी बहन की तरह नहीं दिखती। पापा, यह आपने किस लड़की से मेरी शादी करा दी? मेरे अंधे होने का आपने फायदा उठाया है। मेरे साथ बहुत गलत हुआ है पापा। शांत रहो विवेक, और ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? और नहीं तो क्या, कल तक तो तुम झिलमिल से बेशुमार प्यार करते थे, और आज जब तुमने इसकी शक्ल देख ली तो अब तुम्हें इससे नफरत होने लगी है। हाँ हाँ पापा, क्योंकि मैं एक काली लड़की के साथ नहीं रह सकता। बस कीजिए जीजू, मेरी दीदी काली जरूर है, लेकिन भूलिए मत, इसी काली लड़की से आप दिल लगा बैठे हो, और इसी काली लड़की के साथ इतने दिनों से आप बातचीत कर रहे थे, और इसी से आपको इतना प्यार हुआ है। और प्यार तो मन से होता है, तो फिर उसके रंग को देखकर आपका प्यार फीका कैसे पड़ गया? विवेक जी, मुझे तो ये लगा था कि आपको मेरे काले रंग के बारे में पहले से पता है, लेकिन आपको नहीं पता था, और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर आपको ये रिश्ता नहीं निभाना तो कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। नहीं झिलमिल, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम इस घर की बहू हो और विवेक की धर्म पत्नी हो। तुम्हारी जगह यही इसी घर में है। और विवेक, तुमने इसके साथ फेरे लिए हैं, और अब तुम इसे अपनी जिंदगी से बाहर नहीं निकाल सकते। तुम्हें ये शादी निभानी ही होगी। हाँ विवेक, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। अपनी घटिया सोच को बदलो। प्यार किसी रूप और रंग से नहीं होता, बल्कि मन से होता है।
ठीक है माँ पापा, अब जब इस रिश्ते में मैं बंध ही चुका हूँ तो मैं इसकी लाइफ खराब नहीं करूंगा। मैं इसके साथ ये शादी जरूर निभाऊंगा, लेकिन मैं ये सिर्फ और सिर्फ आपकी खुशी के लिए कर रहा हूँ। दैट्स इट। बाकी मेरा ये शादी निभाने का कोई मन नहीं है। इतना कहकर विवेक वहां से चला जाता है। उस दिन झिलमिल बहुत रोती है। अब जब जब वो विवेक के पास आने की कोशिश करती है, वो झिलमिल को इग्नोर करता है। विवेक जी, आपके लिए कोल्ड कॉफी बना दूं? नहीं झिलमिल, मुझे नहीं चाहिए। मैं अभी बाहर जा रहा हूँ। पर विवेक जी, विवेक वहां से चला जाता है। इतनी बदनसीब हूं मैं, सब कुछ होकर भी मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरा काला होना किसी अभिशाप से कम नहीं है। विवेक अपने पिता के साथ बिजनेस संभालता है और ऐसे ही एक सुबह, आंचल, तुम कॉलेज जा रही हो ना? चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं जीजू, पहले ही बहुत कुछ हो गया है और इस हालात में अगर मैं आपके साथ जाऊंगी तो ये देखकर दीदी को और बुरा लगेगा। उस दिन भी आपने मुझे दीदी समझ लिया था, तब भी दीदी को बहुत बुरा लगा था। आई नो आंचल, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने तुम्हारे दीदी को छोड़ दिया है। हूं ना उसके साथ। और सॉरी अगर तुम्हें मेरी कई बात कोई बुरी लगी हो तो, लेकिन तुम अब मेरी साली हो और अब तुम भी एक प्रकार से मेरी जिम्मेदारी हो। इसलिए बोल रहा हूँ कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ठीक है जीजू। अब विवेक आंचल को हर रोज कॉलेज छोड़ने जाता है और शाम को आते समय उसे घर लेकर आता है। फिर एक शाम वो दोनों हंसते गपियाते हुए घर लौटते हैं और ये देखकर झिलमिल के मन पर बहुत ठेस लगती है। हाँ जीजू, मैं तो आज के बाद उस कैफे में कभी नहीं जाऊंगी। क्या हंसाया उस आदमी ने। हाँ चल, सीरियसली। ये दोनों कितने करीब आते जा रहे हैं। आएंगे भी क्यों नहीं। विवेक जी को अपनी काली बेबी से ज्यादा गोरी साली चू पसंद है। सच में मेरे दिल पर क्या बीत रही है, ये तो बस मैं ही जानती हूँ। फिर एक रात जब झिलमिल की आँख खुलती है, तभी वह देखती है कि विवेक कमरे में है ही नहीं। ये क्या, ये विवेक जी कहाँ पर चले गए। फिर जब झिलमिल बालकनी में जाती है, तभी वो विवेक और आंचल को गार्डन में बैठकर बातें करते हुए देख लेती है और उन्हें ऐसे साथ में देखकर उसे बहुत दुख होता है। गुजरते समय के साथ साथ अब विवेक और आंचल के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर एक दिन जब घर में पूजा होती है, तभी सदा सुखी रहो बच्चों, ये लो प्रसाद। भगवान करे कि तुम दोनों की जोड़ी जन्मों जन्मांतर तक कायम रहे। क्या? अरे ये आप क्या कर रहे हैं पंडित जी? ये दोनों शादीशुदा जोड़ा नहीं है। विवेक जी की पत्नी मैं हूँ। आप इन्हें और मुझे आशीर्वाद दीजिए और प्रसाद भी। अच्छा अच्छा, मुझे माफ करना बिटिया, मुझे लगा कि ये तुम्हारी बहन और विवेक ही पति पत्नी है। झिलमिल से अब आंचल और विवेक का साथ रहना देखा नहीं जाता। फिर एक रात आंचल की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। ओह गॉड आंचल, ये तुम्हें क्या हो गया अचानक से? जीजू, बस हल्का सा बुखार आया है। वो कल मैं बारिश में भीगी थी ना, इसीलिए। अरे बुखार चाहे हल्का हो या तेज, तुम्हारी तबीयत तो खराब हो ही गई ना, और अब ये और ज्यादा खराब हो। उससे पहले मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं जीजू, मैं दवाई खा लेती हूँ। मैंने घर आते समय मेडिकल से ले ली थी। नहीं आंचल, डॉक्टर की दवाई में और मेडिकल से लाई गई दवाई में बहुत फर्क होता है। आखिरकार विवेक अपनी ही मनमानी करता है और वो डॉक्टर को बुलाता है और उसे आंचल का इतना ख्याल रखते हुए देखकर झिलमिल को बहुत जलन होती है। फिर वो अगले दिन अपनी सास मालविका के पास जाकर कहती है, माँ जी, अब एक आप ही हो जो विवेक जी को समझा सकती हो। आप तो देख ही रही हो ना माँ जी कि वो आंचल के साथ कितना करीब आने लगा है। जीजा साली तो दूर की बात है,
वो दोनों तो दोस्त ही बन चुके हैं। प्लीज माँ जी, उन्हें समझाइए कि आंचल के साथ थोड़ी दूरी बनाए रखे। मैं उनकी बीवी हूँ और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। जब जब मैं उन्हें आंचल के साथ देखती हूँ तब तब मुझे बहुत बुरा लगता है। झिलमिल बिटिया, मैं तुम्हारे दिल का हाल समझ सकती हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं समझाऊंगी विवेक को। फिर मालविका विवेक को समझाती है। लेकिन माँ, मैं और आंचल सिर्फ अच्छे दोस्त थे और आंचल की जगह पर और कोई भी होता ना तो मैं उसकी भी उतनी ही फिक्र करता। इसमें झिलमिल को इतना बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं विवेक बेटा, तू ये बहुत गलत बोल रहा है। झिलमिल अपनी जगह पर बिल्कुल सही है और तू ऐसे कैसे बोल सकता है? अरे कहाँ गया तेरा वो प्यार? कहाँ गई तेरी फिक्र? तू झिलमिल को कितना चाहता था और अब क्या हुआ? जब से तेरी आंखों की रोशनी लौट आई है तब से तू उसके साथ इस तरह से पेश आ रहा है। जरा सोच, उस बेचारी के दिल पर क्या बीत रही होगी। अरे बस माँ, आप तो ऐसे बात कर रही हो जैसे कि मेरा और आंचल का कोई अफेयर चल रहा है। और आखिर झिलमिल को मेरे और आंचल के करीब आने से इतनी जलन क्यों हो रही है? देखो, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त थे और कुछ नहीं। तो प्लीज उससे कहिए कि खुद भी चैन से जिए और दूसरों को भी जीने दे। पर विवेक, इतना कहकर विवेक वहां से चला जाता है। मालविका के इतना समझाने पर भी विवेक पर उसका कोई असर नहीं होता। और एक दिन जब आंचल कॉलेज में टॉप करती है तभी उसी खुशी में विवेक उसे एक बड़ा सा गिफ्ट देता है। कांग्रेचुलेशंस आंचल, तुमने पूरे कॉलेज में टॉप किया है और ये तुम डिजर्व करती थी। वेल डन आंचल। थैंक यू जीजू, लेकिन मुझे इतना बड़ा गिफ्ट देने की क्या जरूरत थी? खामखा परेशानी ली आपने। अरे इसमें कैसी परेशानी? ये तो बस एक मामूली चीज है। तुम बस खुश रहो और खूब तरक्की करो। और हाँ, अब जब तुम्हारी कॉलेज खत्म हो चुकी है तो तुम्हें तुम्हारे करियर के लिए बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच जीजू। उन दोनों को साथ में इतना खुश देखकर झिलमिल का माथा और गर्म हो जाता है। अब बहुत हो गया, अब मुझे सीधे आंचल के पास जाना ही होगा क्योंकि अब पानी सर के ऊपर जा रहा है। फिर गुस्से में झिलमिल आंचल के कमरे में जाती है। अरे दीदी, अब खाली हाथ क्यों आई हो? मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाया क्या? तुझे क्या लगता है आंचल, मुझे कुछ समझ नहीं आता क्या? मैं सब समझती हूँ कि तुझे विवेक जी के पास जाना बहुत अच्छा लगता है। क्यों, सही कहा ना मैंने? अरे दीदी, आप ये कैसी घिनौनी बातें कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। जीजू और मैं तो केवल अच्छे दोस्त थे और कुछ नहीं। झूठ, सारा सर झूठ बोल रही हो तुम आंचल। अरे मैं अच्छे से जानती हूँ, तू मेरे पति को अपना पति बनाना चाहती है ताकि तू इस अमीर घर की बहू बन जाए। तेरे कारण विवेक जी मुझसे नफरत करते हैं। अगर उस दिन उनके आंखों की रोशनी आने के बाद तू उन्हें नहीं दिखती तो वो तुझे झिलमिल नहीं समझ बैठते और जैसे तैसे मेरा स्वीकार ही कर लेते। साली होते हुए घरवाली बनने के सपने देख रही है तू, बेशरम कही की। अरे नहीं दीदी, ये आप क्या बोल रही है? मेरा यकीन कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। चुप हो जा आंचल, तुझसे मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अरे अगर विवेक जी तुझसे बात कर रहे थे तो तू उनसे बात करना बंद कर लेती ना। लेकिन नहीं, तेरे मन में तो कुछ और ही चल रहा था। मैं कुछ नहीं जानती। अभी तेरी कॉलेज खत्म हो चुकी है तो तू अब दूसरे शहर चली जा और वहीं जाकर सेटल हो जा। किसी को बिना बताए चली जा, वरना मैं अपनी जान ले लूंगी। क्योंकि तू अगर यहाँ पर रही तो विवेक जी मेरे कभी नहीं हो पाएंगे। क्या? लेकिन दीदी, मैं कहाँ पर जाऊंगी? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन कल सुबह होने पर तू मुझे यहाँ पर दिखनी नहीं चाहिए।
और आइंदा से मुझे अपनी ये शक्ल भी कभी मत दिखाना। अगर तू चाहती है कि मैं जिंदा रहूं और खुश रहूं, तो प्लीज यहाँ से चली जा। झिलमिल की इन बातों पर आंचल कुछ नहीं कह पाती और वो अपनी बहन की खुशी के लिए अपना सारा सामान पैक करके वहां से चली जाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें